हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस पर। सभी साथियों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग शेयर करते जाएं क्लास को फटाफट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल पे कि आज का जो टॉपिक है द्रव की अवस्थाएं, जिसमें आज हम आपको द्रव और गैस की अवस्थाएं दोनों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, एक चैप्टर है ठोस अवस्था, जो कि इंटरमीडिएट क्लास 12th में पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर द्रव और गैस अवस्था अर्थात द्रव्य की दो अवस्थाएं यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी दोस्तों, जिनमें से ये वन लाइनर क्वेश्चन है और इन वन लाइनर क्वेश्चन को हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो दोस्तों, चैप्टर में स्टार्ट करूं उसके पहले सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने साथियों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी या आपके साथी यहाँ पे जुड़ पाएँ और इस वन लाइनर क्वेश्चन को सीख पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, कापी और पेन अपने पास ज़रूर रखिए और वन लाइनर क्वेश्चन को अपनी कापी में ज़रूर नोट करिएगा। जिन साथियों को दिक्कत हो, तेज़ी से मैं बोलूँगा तो स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी कापी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव स्तर में भी पूछे जाने हैं, इसलिए आप सभी लोग मन से पढ़ाई करिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाला कारक कौन सा है? दोस्तों, यदि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को निर्धारित करना है तो उसका कारक कौन सा है? आंसर है ऊष्मीय ऊर्जा तथा आकर्षण बल। ताप का केल्विन पैमाना क्या है? दोस्तों, केल्विन में अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो 273 जोड़ा जाता है। देख लीजिए, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। नीचे ताप के तीन मात्रकों फ़ारेनहाइट, सेल्सियस तथा केल्विन में क्या संबंध? दोस्तों, सूत्र नीचे लिखा है F-32/9 बराबर C/5 या डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर केल्विन। नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लें इसको। चलिए आगे चलते हैं। वातावरण में उपस्थित गैसों के घनत्व यद्यपि अलग अलग है, किंतु फिर भी इन गैसों की अलग अलग परत नहीं बनती। क्यों? दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, विसरण। क्या कारण है? विसरण। आगे चलते हैं। किसी बर्तन में रखी गैस बर्तन की तली में एकत्र नहीं होती, क्यों? तो दोस्तों, इसका भी कारण है विसरण के कारण, अणुओं पर गुरुत्व प्रभाव के नगण्य होने के कारण। दूसरा है दाब मापी में HG के स्थान पर जल का प्रयोग नहीं होता, क्यों? दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ प्रेशर मापने की जो मशीन होती है वहाँ पर पारा डाला जाता है, पानी नहीं डाला जाता, क्यों? जल का घनत्व मरकरी के घनत्व से बहुत कम है, जिस कारण मरकरी के स्थान पर जल का प्रयोग किया जाए तो एक बहुत लंबे कॉलम की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। समताप रेखाएं क्या हैं? स्थिर ताप पर P तथा V के बीच खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं होती हैं। कौन सा ग्राफ रेखीय होगा? दोस्तों, फ्री वर्सेस V, अर्थात जो P और V के बीच का जो ग्राफ होगा, दाब और आयतन के बीच का जो ग्राफ होगा, वो आपका P वर्सेस 1/V वाला जो होगा, इसमें कौन सा होगा? रेखीय होगा। दोस्तों, ये वाला आपका रेखीय है, ये वाला रेखीय नहीं होगा। आकृति आप देख सकते हो दोनों की, ये P वर्सेस V की आकृति है, ये वाली P वर्सेस V की आकृति है, P वर्सेस 1/V की आकृति। बना लो ग्राफ। ऊंचाई बढ़ने के साथ गुब्बारों का आकार बढ़ता है, क्यों? दोस्तों, इसका आंसर है ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, जिससे गुब्बारे का आयतन बढ़ता जाता है, इसलिए उसका आकार बढ़ता जाता है। बायल का नियम रुद्धोष्म प्रक्रमों के लिए मान्य नहीं है, क्यों? क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रमों में ताप स्थिर नहीं रहता। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए समतापी वक्रों को तापक्रम के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। A is greater than B is greater than C is greater than D। देख सकते हैं आप लोग, ये A है, B है, C है, D है। बना लें इसको।
समदाबी वक्र किन्हें कहते हैं? स्थिर दाब पर V और T के बीच खींची गई रेखाएं समदाबी वक्र होती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन किस तापक्रम पर 2 गुना हो जाएगा? यह दाब स्थिर हो, बेटा 273 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। चित्र की सहायता से N1 N2 यंत्रों के बीच संबंध स्थापित करो। सीधी सी बात है, N3 इज ग्रेटर देन N2 इज ग्रेटर देन N1। देख सकते हैं ग्राफ, बना ले, ग्राफ जरूर बनाए कॉपी में। चलिए, परम ताप पर गैसों का आयतन शून्य नहीं होता है, क्यों? यह ताप प्राप्त करने से पहले ही गैस द्रवित हो जाती है, अतः गैसों के लिए पीवी और एनआरटी समीकरण परम ताप पर लागू नहीं होता। समआयतनी वक्र किन्हें कहते हैं? स्थिर आयतन पर P और T के बीच खींची गई रेखाएं समआयतनी वक्र में आती हैं। वाहनों के पहियों में गर्मियों में हवा का दबाव कम रखा जाता है, क्यों? ताप अधिक होने के कारण गैस का दाब बढ़ जाता है। कारों के पहियों का दाब चलने के पश्चात बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि चलने का ताप बढ़ता है, P प्रोपोर्शनल T। यस, टीपी पर अवोगाद्रो संख्या के मान समान अणुओं का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर है, 22,400 ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर नोट करिए। ml में 1000 का गुणा कर देते हैं तो 22,400 ml में कन्वर्ट होता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम SO2 और O2 के मिश्रण पर लागू किया जा सकता है या केवल उन गैसों के साथ जो आपस में क्रिया नहीं करती हों? चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये डाल्टन से संबंधित है, देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या सभी गैसीय अणुओं की चाल समान होती है? जिसका आंसर है नहीं। अणुगत सिद्धांत से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसका दाब क्यों बढ़ जाता है? गैस के अणुओं के चाल बढ़ने के कारण उनका संवेग बढ़ जाता है, इसलिए। गैसों की गतिज ऊर्जा मूल गैस के अणु के आयतन पर निर्भर नहीं करती, क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा जो मोल होता है 3/2 RT के बराबर होता है। S2 N2 O2 F2 गैसों में समान ताप पर किसकी गतिज ऊर्जा मोल सर्वाधिक होगी? बेटा ये सूत्र लिखा है, गतिज ऊर्जा मोल बराबर 3/2 RT। चूंकि T समान है तो सबकी ऊर्जा समान होगी। किसी बर्तन में समान परिस्थितियों में एक बार आदर्श गैस रखी गई तथा एक बार वास्तविक गैस रखी गई, कौन कौन सी गैस का दाब अधिक होगा? सीधी सी बात है, आदर्श गैस का। गैस का अणुगत समीकरण क्या है? गैस का अणुगत समीकरण क्या है दोस्तों? इसको याद कर लीजिए। गैस का अणुगत समीकरण PV बराबर 1/3 Mn(U²) RMS। अब इसको जान लीजिए, जो U² RMS होता है वर्ग माध्य मूल चाल होती है। किसी गैस के लिए U(RMS/U/AV का मान कितना होगा? दोस्तों इसका मान जो होता है वो होता है 1.085। ये एवरेज स्पीड है। ये वर्ग माध्य मूल चाल में रेशियो जो होता है 1.0825। और ये जो माध्य चाल होती है MP वाली RMS के बराबर 1.224। आदर्श गैस वास्तविक गैस में अंतर। आदर्श गैसें आदर्श गैस समीकरण PV बराबर NRT का पालन करती हैं, जबकि वास्तविक गैसें इस समीकरण से पर्याप्त विचलन भी दिखाती हैं। किस परिस्थिति में वास्तविक गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं? सामान्य दाब व उच्च ताप पर। आदर्श गैस के लिए संपीड़क गुणांक कितना होता है?
जेड बराबर पी वी अपॉन आर टी या पी वी बराबर आर टी, जहाँ जेड का मान 1 होता है। यहाँ यन प्रयोग नहीं किया गया, यन है संपीडक गुणांक। कौन सी गैस आदर्श गैस को प्रयोगशाला में सर्वाधिक सुगंधता से बनाया जा सकता है? प्रकृति में उपस्थित कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या फ्रिज में भरी गैस आदर्श गैस है? नहीं। फ्रिज में जो गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, CF2Cl2। हीलियम और H2 आदर्श गैस व्यवहार से विचलन में असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, क्यों? ये दोनों हल्की गैसें हैं तथा इनके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणु बल अति क्षीण होता है। कम दाब पर वास्तविक गैसों के लिए PV अपॉन RT का मान आदर्श गैसों के लिए इसके मान से कम होता है, क्यों? क्षीण अंतराणु बलोकरण। अधिक दाब पर PV बटे RT का मान आदर्श गैस से अधिक होता है, क्यों? गैसीय अणुओं के वास्तविक आयतन के कारण। NH3 और He में किसके लिए A का मान अधिक होगा? NH3 के लिए 0.0423 होता है, He के लिए 0.0035 होता है, ध्यान रखिएगा। वान डर वाल्स समीकरण आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। वान डर वाल्स समीकरण दोस्तों P बराबर P प्लस एन स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर V माइनस एन बी इक्वल NRT। SO2 NH3 H2CO2 का द्रवीकरण का क्रम, घटता हुआ क्रम। SO2 इज ग्रेटर देन NH3 H2CO2। अमोनिया की बोतल को खोलने से पहले ठंडा कर लेते हैं NH3 का वाष्प दाब कम करने के लिए। उन दो गैसों का नाम लिखो जो दूध थॉम्सन प्रभाव को व्यक्त करती है, H2 और He, हाइड्रोजन और हीलियम। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब जो होता है 1 वायुमंडल से कम होता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं फटाफट। दोस्तों इस चैप्टर में आपने गैसीय समीकरण जरूर पढ़ा होगा। गैसीय समीकरण, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम पढ़ा है ना। बायल का नियम में P प्रोपोर्शनल 1/V और चार्ल्स में दोस्तों क्या होता है? जल्दी से बताओ क्या होता है दोस्तों? नियम पढ़ा चुके हैं, आना चाहिए आपको। आयतन जो होता है परमताप के समानुपाती होता है ना। तीनों नियमों को संयुक्त करते हैं तब ये बनता है और इससे ये बनता है और इससे ये बनता है। नोट कर ले, यह आदर्श गैस समीकरण है, इम्पोर्टेंट है। PV इक्वल NRT। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। दोस्तों शेयर करिए फटाफट क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों तक।
स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग। चलिए और भी चीज़ों के विषय हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों इसी चैप्टर में। दोस्तों मैं द्रव्य की डिस्कशन, थोड़ा सा द्रव्य का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, जल्दी से जवाब दें। मैटर किसे कहते हैं? मैंने इसके बारे में डिटेल समझा रखा है कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसका हम अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक द्रव्य, नंबर 2 रासायनिक द्रव्य। और भौतिक द्रव्य का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है मुख्य रूप से, ठोस, द्रव, गैस। एक होता है भौतिक द्रव्य, एक होता है रासायनिक। इसमें 3 भाग हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 भाग हैं फिजिकल के अंतर्गत मुख्य, ठीक है। केमिकल की मैं बात करूं, केमिकल सब्सटेंस, इसके दोस्तों मुख्य 2 भाग हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ के 2 भाग हैं, इसके भी 2 भाग हैं। शुद्ध पदार्थ के कौन से 2 भाग हैं उसको भी देख लो। एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, ठीक है। यौगिक जैसे H2 एक यौगिक है, CO2 एक यौगिक है, ये एग्जाम्पल हो गया। मिश्रण जो होता है दोस्तों 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से बनता है। ये 2 तरीके का होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी के अंतर्गत क्या होता है? समांगी मिश्रण में द्रव्यों का जो संगठन होता है एक जैसा होता है। विषमांगी में द्रव्यों का संगठन जो होता है भिन्न भिन्न होता है। ये है मिश्रण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए धातु अधातु की बात थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। धातु, धातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम N+ होता है, मैग्नीशियम Mg++ होता है।
अधातु क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन Cl माइनस है ना, ऑक्सीजन माइनस माइनस, ये सब अधातु हैं। उपधातु क्या है? उपधातु उपधातु को मेटलाइट्स कहते हैं। यह जो होता है ये धातु और अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। सिलिकॉन हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सभी लोग जो स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में ज़रूर जो है राइट डाउन कर लें। चलिए अब मिलते हैं अपने सेकंड पॉइंट से, जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके मोबाइल पर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आ चुका है, क्लास 12th का नोटिफिकेशन आ चुका होगा। वहाँ पर आप लोगों से मिलते हैं बस 10 मिनट में। तो सभी साथी वहाँ पर आइए और हमारी नेक्स्ट क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा क्लास को, लाइक ज़रूर करिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।